ओके, लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स 1 का, और उसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स। यस, रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, नाउ दिस रोटेशनल डायनामिक्स में दो चैप्टर्स हैं, दो चैप्टर्स के कंसेप्ट है। 11th में पढ़ा होगा, एनीवेज नहीं भी पढ़ा होगा, तुम लोग को याद भी नहीं होगा शायद। सर्कुलर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन में से कोई एआरबी में था क्या? तो ये दोनों चैप्टर्स के कंसेप्ट इसमें है। पहला हम लोग शुरू करेंगे कौन सा पार्ट? सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये जो चैप्टर है इट कैरीज 8 मार्क्स। ठीक है, 6 to 8 मार्क्स, 8 मार्क्स विद ऑप्शन। तब आप पकड़ सकते हो दोनों कंसेप्ट का 4 मार्क्स। ये चैप्टर अच्छे से कर लिया तो जो इजीली हो जाएगा, अगर रेगुलर करोगे तो 8 मार्क्स आपके पास होगा। वेरी क्लियर? लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज सर्कुलर मोशन। राइट? ठीक है, इसमें सर्कुलर मोशन में नेशनल का कोई भी स्टूडेंट है यहाँ पे? एनईएस का एनीबॉडी इज हियर? आज एग्जाम है, 5 o'clock, you might be late. Anyways, let's start with. Okay, अच्छा, सर्कुलर मोशन, तो ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। सर्कुलर मोशन वर्ड मालूम है ना? क्या मतलब होता है? एनी बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ मतलब क्या होता है? फॉलोइंग सर्कमफरेंस, है ना? कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहा है या ट्रैवलिंग अलोंग सर्कमफरेंस, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलर मोशन। सपोज ये है बॉडी, बाद में बेटा नोटबुक में इधर ध्यान, ठीक है? भी इसका ये है पार्ट सेंटर, राइट? सर्कुलर मोशन, द बॉडी इज रिवॉल्विंग अराउंड along circumference of a circle. अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस, बराबर है? अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे एरो बना दिया तो इसको क्या बोलेंगे? रेडियस वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? रेडियस वेक्टर। इज दैट क्लियर? ये हो गया रेडियस वेक्टर, मतलब गिविंग डायरेक्शन, करेक्ट? क्या? अच्छा, अब एक चीज बताओ, सपोज ये पोजीशन P1 है, अभी ये पार्टिकल मूव कर रहा है ना अलोंग सर्कमफरेंस, ये आ गया ये पोजीशन पे P2 पोजीशन, मतलब पोजीशन क्या आ गया? P2 पोजीशन। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया इसको, ये भी रेडियस वेक्टर है। ठीक है, ये दोनों के बीच में एंगल बना ना, तो लेट दैट एंगल इज व्हाट? थीटा। कितना एंगल है ये? थीटा। तो ये जो थीटा पार्ट है, वी कॉल इट एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये नया कंसेप्ट है तुम्हारे, ठीक है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, या इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, बराबर है? यहाँ पे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, बट ये एंगल बना रहा है ना, हम इसको नाम क्या देते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यस। तो थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फॉर्मूला अभी पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे नया नया कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मुझे बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी इसको क्या बोलते हैं? ये पार्ट को क्या बोलेंगे? आर। ये हो गया आर। ठीक है, तुमने पढ़ा है ऐसा सेक्टर का फॉर्मूला जब? बराबर है, क्या होता है वो? हाँ, एस क्या है? कुछ मीनिंग मालूम है ना तुम लोगों का? ज्योमेट्री में पढ़ा है ना तुम लोगों ने? लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, बराबर है ना? हाँ, तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, एस लेंथ ऑफ द आर्क, आर इनटू थीटा। क्लियर हुआ?
समझ में आया? व्हाट इज दिस थीटा देन? थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? S अपॉन R. Are you getting it? What is this? S meaning R. S क्या है? R अपॉन रेडियस. ये हो गया फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इजी है. अब इसको मेजर कैसे करेंगे? ये एंगल है ना, एंगल का हमेशा क्या होता है? रेडियंस या डिग्री, बराबर है ना? दोनों में से एक होता है. डिग्री हम नहीं लिखेंगे बिकॉज हम लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं ना. इट विल बी इन रेडियंस. So the unit will be what? Radians. Is that clear? समझ में आया? ये हो गया completely. अच्छा, अभी हम बात करेंगे about direction. What are we going to talk about? Direction. ये direction के बारे में कैसे understand? This direction we will talk in terms of right hand thumb rule. कौन सा? Right hand thumb rule. अगर ये देखो ये ऐसे जा रहा है ना, समझ में आ रहा है? अगर ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? एंटी क्लॉक. कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉक. राइट हैंड ही लेना है हमको. ये देखो ऐसे पार्ट हम किधर है? आउटवर्ड ना. द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन. यू गेटिंग इट? व्हेन द बॉडी इज, व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन थीटा विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन. अगर ये क्लॉक में है तो ऐसे लेंगे, राइट हैंड ही यूज करना है, बराबर है ना? ऐसे जाएगा. ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड थीटा विल बी इनवर्ड. डायरेक्शन विल बी इनवर्ड. अंडरस्टूड? डायरेक्शन वी आर गोइंग टू टॉक इन टर्म्स ऑफ व्हाट? व्हिच वन? राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. अंडरस्टूड दिस मच? क्लियर हो गया? दिस इज ऑल अबाउट थीटा वी शुड अंडरस्टैंड. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरा मान पड़ गया. व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? अगर मुझे डेफिनेशन पूछा, मैंने तो बताया डेफिनेशन बताया नहीं है, क्या मीनिंग होगा? ये थीटा किधर है? द एंगल बिटवीन टू रेडियस वेक्टर्स, है ना? इट इज द एंगल बिटवीन टू रेडियस वेक्टर्स व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. Once again, what is angular displacement? It is the angle between when a particle moves from one place to another by performing circular motion. We call it as angular displacement. Clear? Part clear हो गया? तो इतना हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. अभी और एक नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे. अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया. उन्होंने लीनियर मोशन हमने पढ़ा है ना. लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में हमने क्या क्या पढ़ा था? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना? फिर वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, बराबर है कि नहीं? अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सर्कल के बारे में. हम किसकी बात करेंगे? एंगुलर की बात करेंगे. एंगुलर. अभी हमने पहला चीज कौन सा पढ़ा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सेकंड क्या पढ़ेंगे? एंगुलर वेलोसिटी. थर्ड क्या पढ़ेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, वेरी मच सिमिलर टू दैट. तो सेकंड कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एंगुलर, बोलो जल्दी से, वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट? एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इधर दिमाग में रखो, नया कंसेप्ट है, ठीक है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. क्लियर? ओके. अभी इसको अगेन अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे बताओ, हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था ना. व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अपॉन टाइम था ना. यस, वेलोसिटी क्या था हमारा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट? लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी. डेफिनेशन क्या होना चाहिए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एंगुलर टाइम नहीं होता, टाइम होता है, बराबर है ना? बराबर है कि नहीं? तो वंस अगेन, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर है? हो गया डेफिनेशन. फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, थीटा अपॉन टी.
थीटा अपॉन टी। अंडरस्टूड? इस बात में क्लियर हुआ? अभी सेकेंड टर्म हमने पढ़ लिया ओमेगा के बारे में। अभी चलो देखते हैं ये थीटा और टी के बारे में। मुझे बता, ये सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ रहे हैं। सर्कुलर मोशन में मैंने बोला है ये पोजीशन है P1, ठीक है, ये है एंगल बनेगा यहाँ पे P2 रेडियस है तो एंगल बन गया थीटा, बराबर है कि नहीं? ठीक है, ये एरो बना दिया यहाँ पे। नाउ अगर मैं बोलूं ये पार्टिकल ने ये पूरा सर्कल कंप्लीट किया, उस टाइम का नाम क्या है? टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल कंप्लीट वन मोशन। Total time taken by particle to complete one circular motion. Time period. क्या बोलते इसको? सुना है कि नहीं सुना है टर्म? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन। बोलो, रोटेशन बोलो, रिवोल्यूशन बोलो, वाइब्रेशन बोलो। समझ में आया? once again, what is periodic time? What is periodic time? Total time taken by particle to complete one circular motion. This is बराबर? अभी मैं अगर पीरियोडिक टाइम बोलते हैं ना, तो मैंने पीरियोडिक टाइम लिख लिया, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। मुझे बता थीटा का वैल्यू कितना होगा? एनीबॉडी? थीटा का वैल्यू कितना होगा? 360 डिग्री। हाँ, 360 डिग्री रेडियंस में कन्वर्ट करो 2 पाई। मालूम है कि नहीं मालूम है? रेडियंस में कितना होगा? 2 पाई। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब ओमेगा का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या मिला हमको? 2 पाई बाय कैपिटल टी। अंडरस्टूड? ये टी और ये टी में फर्क मालूम पड़ा? ये टी का मतलब है टाइम टेकन टू रीच ओनली टी हियर। ये टी का मतलब है टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम P1 टू कंप्लीट अगेन P1। समझ में आया फर्क? यस, राइट। अभी जो है अगर मैं वेलोसिटी का बात करूं, यहाँ पे ये पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी, पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी ऐसा होगा ना, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे आएगा तो पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी ऐसा होगा। रेडियस का डायरेक्शन देखो, ये है ना, तुम लोग मुझे बता सकते हो रेडियस आउटवर्ड, रेडियस और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90। रेडियस और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है? 90। गेटिंग इट? तुमको दिख रहा है? यहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ से देखिए, वहां से देखो ना भाई। ठीक है। हाँ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है? 90। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी हम बात करेंगे इसका, मुझे यूनिट निकालना है। यूनिट क्या हो? ओमेगा। अभी देखो थीटा अपॉन टी है ना, थीटा का यूनिट क्या है? रेडियंस। टी का यूनिट सेकंड। तो क्या मिला? रेडियंस पर सेकंड, बराबर? रेडियंस पर सेकंड कंप्लीट। अंडरस्टूड? डायमेंशंस अगर बोलेंगे, डायमेंशन बोलो, क्या आ जाएगा डायमेंशन पार्ट में? रेडियंस का कोई डायमेंशन नहीं होगा। अच्छा, क्या? टाइम। टाइम नीचे है, क्या आएगा? t-1 हो गया डायमेंशन। अंडरस्टूड एवरीवन? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? चलो अभी किसकी बात करेंगे हम? लास्ट डायरेक्शन। इसका भी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल। एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, आउटवर्ड होगा। क्लॉकवाइज मोशन है तो इनवर्ड। तो ना राइट हैंड थंब रूल के बदले में और एक हम लोग बता सकते हैं। एक तो राइट हैंड थंब रूल हो गया, दूसरा और एक है स्क्रू रूल। स्क्रू ड्राइवर समझ में? स्क्रू, अगर आप कैसा कभी अंदर कभी जाएगा जब क्लॉक में घुमाएंगे तो इनवर्ड, अब निकालना है तो एंटी क्लॉक में तो आउटवर्ड। सेम कंसेप्ट है स्क्रू रूल आल्सो। तो दो रूल से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक है स्क्रू रूल और दूसरा है राइट हैंड थंब रूल। कोई भी एक मेथड लिखो तो चलेगा। अंडरस्टैंड दैट? सेकंड कंसेप्ट क्लियर किया?
थर्ड कंसेप्ट के बाद मैं तुम लोग को लिखवाऊंगी नोट्स, ठीक है? तो पहला वाला कौन सा डेफिनेशन लर्न किया हमने? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा। दूसरा कंसेप्ट कौन सा है? एंगुलर वेलोसिटी। थर्ड वाला कौन सा है? एंगुलर एक्सेलरेशन। वेरी गुड, समझ में आया? The third concept we are going to learn, that is angular acceleration. ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को किसे डिनोट करते हैं? नॉर्मल एक्सेलरेशन स्मॉल है, इसको अल्फा, ठीक है, थीटा ओमेगा अल्फा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा। चलो अभी मुझे बताओ एक्सेलरेशन का डेफिनेशन कौन बताएगा? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन नॉर्मल एक्सेलरेशन का बता दो, बराबर है ना? एक्सेलरेशन का क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, बराबर है ना? अपॉन टाइम, करेक्ट? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। याद है कि नहीं याद है? v माइनस u अपॉन t। डू यू रिमेंबर दिस? v माइनस u अपॉन t, करेक्ट? ये तो अपना नॉर्मल जो हमने पढ़ा है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? एंगुलर। अपना डेफिनेशन क्या बन जाएगा अभी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन का? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अपॉन टाइम हम लोग बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वंस अगेन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? तो लिखेंगे कैसे? द रेट of change of angular velocity. समझा अभी फॉर्मूला समझ में आया? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एवरीवन अंडरस्टूड? चेंज मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे बी एंड यू था, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। अंडरस्टूड? ओमेगा 2 को हमने क्या लिया? फाइनल, बराबर? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ? अभी इसका यूनिट देखते हैं। इसका यूनिट बताओ। अरे तुम लोग को एक्सेलरेशन का यूनिट याद है क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर में मीटर नहीं होता है, रेडियंस होता है। एंगुलर में क्या होता है? रेडियंस। तो अपना यहाँ का यूनिट क्या बन जाएगा? रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से एनीवेज हम लोग सब्स्टिट्यूट करके भी ले सकते हैं, बिकॉज ओमेगा का फॉर्म यूनिट क्या है? रेडियंस पर सेकेंड, करेक्ट? अपॉन सेकेंड क्या बन जाएगा? रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? डायमेंशन बोलो फटाफट जल्दी। t minus 2, correct. Dimension will be t minus 2. Direction right hand thumb rule. तीनों भी right hand thumb rule, क्योंकि सर्कुलर मोशन है, यही डायरेक्शन शो करेगा। वरना एंटी क्लॉक आउटवर्ड, क्लॉक इनवर्ड। क्लियर हो गया? तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गया अच्छी तरह से? चलो लिखना शुरू करते हैं। अभी नोटबुक ओपन करो फटाफट। जल्दी चैप्टर का नाम लिखो पहले। चैप्टर का नाम रोटेशनल डायनामिक्स।
हाँ, फर्स्ट वाला डेफिनेशन हम रखेंगे सर्कुलर मोशन। जल्दी फटाफट लिखो, सर्कुलर मोशन क्या डेफिनेशन है? मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग सर्कमफेरेंस। सीधे बैठ जाओ पहले। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कुलर मोशन के बारे में हो गया। फिर और एक टर्म अभी हम लोग लर्न करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, आई विल एक्सप्लेन यू दिस पार्ट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है यूएम, यूसीएम। अच्छा, अभी इसमें यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मतलब होता है इक्वल या तो सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इक्वल या सेम। यहाँ पे इक्वल या सेम क्या है? मोशन है। मोशन हम क्या बोलते हैं? स्पीड। बराबर है। जब बॉडी का स्पीड सेम है तो उस टाइप का सर्कुलर मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अंडरस्टूड? व्हाट इज यूसीएम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी is with constant speed, yeah, when the body is moving with constant speed along circumference. Once again, what is uniform circular motion? When a body is moving with constant speed along circumference of a circle. Okay? शॉर्ट में भी हम बता भी सकते हैं कि परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर या सर्कुलर मोशन। देख लो, यूसीएम का डेफिनेशन क्या आएगा? when a body moving with constant speed body moving with constant speed along circumference of a circle, along circumference of a okay? अच्छा, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैंने डेफिनेशन पार्ट दिया है। ठीक है, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों में क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना। ठीक है, अभी और कौन सा कंसेप्ट हमने पढ़ा था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। राइट ऑन दैट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय, ब्रैकेट में लिखो थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डेफिनेशन इसका क्या था? एनीवन द डेफिनेशन? डिस्टेंस है ही नहीं है। द एंगल बिटवीन टू रेडियस वेक्टर्स, बराबर है? When a particle moves from one place to another while performing circular motion. Easy है ना? शॉर्ट से छोटा भी कर सकते हैं, सेंटेंस को थोड़ा और चेंज करके, बट पूरा ही सेंटेंस लिखो, बराबर है? लिखो, डेफिनेशन लिखो इसका। ये वाला पार्ट हो गया थीटा वाला, बराबर? तो क्या आएगा? व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगल बिटवीन टू रेडियस वेक्टर्स, करेक्ट? एंगल बिटवीन, मन में रिपीट करके लिखोगे तो थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा, बराबर है? एंगल बिटवीन टू रेडियस वेक्टर्स, comma, when a particle moves from one place to another by performing circular motion. क्वेश्चन तुम लोगों को कैसे नहीं पता है? एक्सप्लेन, इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखना है। क्या क्या और बाकी है मुझे बताओ। अभी डेफिनेशन हो गया, उसके बाद में क्या लिखना चाहिए? फॉर्मूला लिखो फटाफट। क्या है फॉर्मूला? थीटा इज इक्वल टू व्हाट? S/R। और आगे R
रेडियस, बराबर। बाद में और क्या स्टेप होना चाहिए इसमें? यूनिट। यूनिट क्या है इसका? रेडियस। तो यूनिट भी लिख लो, रेडियंस, बराबर। और डायमेंशन होगा इसमें? नहीं, नो डायमेंशन, राइट, बिकॉज रेडियंस नो डायमेंशन, करेक्ट। और क्या बचा अभी? डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सा है? लिख लो डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। ऑल अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा था हमारा? एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो फटाफट जल्दी, और लिखने का स्पीड बढ़ाओ। हाँ, जिसके बारे में पूरा डिटेल फटाफट लिखो, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ब्रैकेट में आएगा ओमेगा। डेफिनेशन क्या होगा इसका? डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, राइट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो डेफिनेशन लिखो, दोनों भी लिख सकते हैं, समझ में आया ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, क्लियर। फॉर्मूला बोलो अभी, फॉर्मूला थीटा बाय टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, क्लियर हुआ? Sometimes you can also write it as what? d theta by dt, समझ में आया? ठीक है। और एक फॉर्मूला मैंने दिया था थीटा बाय टी का, कौन सा फॉर्मूला था? 2 पाई बाय कैपिटल टी। हाँ, 2 पाई बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब क्या है? टाइम पीरियड, याद रहेगा ना? हाँ, 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं बताओ? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी? 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय n। तो एक और फॉर्मूला क्या मिला हमको यहाँ पे? 2 पाई n। So no, this is another again important one, 2 पाई n, करेक्ट। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट मालूम है? क्या है यूनिट? हर्ट्ज, ओके। और क्या क्या यूनिट है? चलो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी में बता देते हो। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? हर्ट्ज, चलो हर्ट्ज लिख दिया। और क्या है बोलो? पर सेकेंड, क्या है दूसरा? per second, और भी है, we also call in terms of RPS, रोटेशन पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड, बराबर है। गाड़ी का व्हील का क्या फ्रीक्वेंसी है? स्पीड किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी भी है ना, चेंज होता है कि नहीं? टायर पास जाता है कि नहीं जाता है? बराबर है। तो रोटेशन पर सेकेंड, आरपीएस, क्लियर हुआ? ये जब टर्म आएगा ना आरपीएस, तो समझ आने का फ्रीक्वेंसी है। ये तो आधे लोग तो सोचते रह जाते हैं ये है क्या? रोटेशन पर सेकेंड, क्लियर। ये तो फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया ना, तो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? ओमेगा। ओमेगा का इतना फॉर्मूला क्लियर हो गया सबको? अभी क्या बाकी था? यूनिट। यूनिट ऑफ ओमेगा बोलो। हाँ, यूनिट ऑफ ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड, बराबर। यूनिट ऑफ ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड। डायमेंशन हाँ, t-1, करेक्ट। और डायरेक्शन राइट हैंड थंब। ये क्लियर हो गया ना? समझा सकते हो ना? बराबर। अभी थर्ड वाला कंसेप्ट देखते हैं। थर्ड वाला जल्दी फटाफट लिखो। थर्ड वन इज एंगुलर एक्सेलरेशन।
acceleration denoted by alpha. Yes, correct. तो definition याद है? The rate of change of angular velocity. very good. देखो, the rate of change of angular velocity. The rate of change of angular velocity. ठीक है? फॉर्मूला भी बोलो. अल्फा एक फॉर्मूला अलग है, यूनिट अलग है. फॉर्मूला डी ओमेगा बराबर है अपॉन डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. क्लियर? सेकेंड फॉर्मूला बोलो इसका. ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी. बुक में कहीं कहीं पे इनिशियल को ओमेगा नॉट लिखते हैं. You can also write like this, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट. बट ये थोड़ा ज्यादा इजी लगता है कंपैरेटिव. बराबर है? ये ओरिजिनल एंगुलर वेलोसिटी ये हो जाता है फाइनल, बट इट्स बेटर टू यूज लाइक दिस. क्लियर? ठीक है. तो मुझे बताओ ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा का फॉर्मूला नीचे टर्न करके बताओ मुझे. ओमेगा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 पाई एन. ये हमेशा याद रखो. ओमेगा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना? 2 पाई एन. तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओमेगा 2 की जगह पे क्या लिखूं? 2 पाई एन 2. करेक्ट? फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस इनिशियल. बराबर है ना? अंडरस्टूड? अपॉन टी. क्लियर हुआ? तो एक और फॉर्मूला मिल गया हमको. अभी इसमें से क्या कॉमन है? इसको कॉमन निकाल लेते हैं. 2 पाई कॉमन n2 माइनस n1 अपॉन t. अभी यूनिट ऑफ अल्फा जल्दी बोलो. वेरी गुड. लिखो रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. डायमेंशन भी लिख लो. e माइनस 2 पर सेकेंड. e माइनस 2. बराबर. अभी डायरेक्शन राइट. कोई भी क्वेश्चन का डायरेक्शन यही आएगा सर्कुलर में. ठीक है? राइट हैंड थंब रूल या तो ट्रू. हो गया? ये फॉर्मूला ये जो भी मैं लिखवा रही हूँ सबको एक बार लिखना है घर में. यही तो ये टर्म्स याद नहीं रहेंगे. अच्छा 11th में हमने ऑलरेडी पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा. आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर. 11th के पार्ट में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमने. रिलेशन बिटवीन ये क्या है हमारा? लीनियर वेलोसिटी. ये क्या है? लीनियर वेलोसिटी. बराबर है? ये वाला क्या है? एंगुलर वेलोसिटी. अंडरस्टूड? एंगुलर वेलोसिटी. तो कभी कभी दोनों के बीच में रिलेशन अगर चाहिए क्या फॉर्मूला हमारे पास है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा. आर इज द रेडियस. क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन. अंडरस्टूड? अच्छा अभी इसमें अगर मुझे यही फॉर्मूला वेक्टर में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अभी ये वाला पार्ट मैंने बताया ये क्या है? जल्दी बोलो. रेडियस वेक्टर. बराबर है ना? ये वाला पार्ट क्या है? लीनियर वेलोसिटी. करेक्ट? ओमेगा का डायरेक्शन किधर आएगा? ऐसे आएगा ना ओमेगा. इसको हम ऐसा दिखाएंगे. ये वेलोसिटी भी तो ऐसे आएगा ना. ये वाला पार्ट भी ऐसे दिखाएंगे. ये दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? 90. ये वाला पार्ट भी ऐसे आ गया. समझ में आया? यहाँ पे ये और आर के बीच में भी क्या 90 है ना? बराबर है? तो 90 है मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट. परपेंडिकुलर टू द प्लेन ना. कौन सा प्रोडक्ट होता है? क्रॉस. मालूम है ना? डॉट प्रोडक्ट एट क्रॉस प्रोडक्ट. रिमेंबर दैट. तो ओमेगा आर के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस. बराबर है? ओके. तो अभी
अभी जो है हम इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वी लिख दिया वी वेक्टर, फिर आता है ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, ये वेलोसिटी है तो पहला वेलोसिटी पार्ट आएगा, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस रेडियस वेक्टर, अब वेक्टर फॉर्म, इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। इसमें ऑप्शन में उल्टा पुल्टा बहुत कुछ रहेगा, एक बार एग्जाम में आया भी था, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, पहला वेलोसिटी तो पहला इधर वेलोसिटी रहेगा, समझ में आया, हमेशा वो गड़बड़ मत करना, क्लियर हुआ, ये हो गया एक पार्ट हमने लर्न कर लिया, दैट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सेकेंड वाला कंसेप्ट 11th में था, दैट इज a इज इक्वल टू आर अल्फा, इज इक्वल टू व्हाट इज a, acceleration, linear acceleration, what is alpha, angular acceleration, बराबर है ना, दोनों के बीच में रिलेशन मिला, तो अभी अल्फा का भी तो फॉर्मूला ऐसे ही है ना, डायरेक्शन, ये दोनों भी क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो वेक्टर में कैसे लिखेंगे बताओ मुझे जल्दी से, a वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, समझ में आया, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में E और A का फॉर्मूला, क्लियर, फटाफट लिखो अभी, और ये टाइप का एक्सेलरेशन को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी हम पढ़ेंगे ये सब डेफिनेशन से 1 मार्क के, ठीक है, अभी हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो सकता है वो भी तुमने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी यू हैव लर्न, दैट इज सेंट्रीपीटल फोर्स, याद आ रहा है किसी को, सेंट्रीपीटल फोर्स, और दूसरा फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल, हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, चलो दोनों का डिफरेंस करते, सेंट्रीपीटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, चलो अभी मीनिंग किसी को मालूम है कुछ, सेंट्रीपीटल मतलब क्या, टुवर्ड्स द सेंटर, अच्छा इसे ना अगर कभी दिमाग में नहीं ध्यान में आता है तो इसी को डेफिनेशन को ब्रेक कर देने, मतलब सेंट्री मतलब होता है सेंटर, इसका मतलब सेंटर, ये तो मालूम पड़ेगा, पीटल का वर्ड मतलब होता है टुवर्ड्स, बराबर है ना, समझ में आया, और यहाँ पे फ्यूगल मतलब होता है अवे, अंडरस्टूड, अभी ध्यान में लेगा ये, हाँ, सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर along the radius, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर या रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर, ये आल्सो कॉल्ड एज रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर, या तो along the radius जैसे भी बोलना है, समझ में आया मीनिंग, रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर मतलब रेडियली, along the radius ऐसा मतलब ऐसा घूम घूम भी नहीं आएगा, समझ में आया, once again what is centripetal force, it is a force acting radially towards the center, towards the center along the radius, तो कैसे आएगा, force acting radially away from the center, radially away from the center, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी कहाँ पे एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो पहला डेफिनेशन हो गया, दूसरा पार्ट हमने जो स्टडी किया है रियल फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, तो ये टुवर्ड्स द सेंटर जो है वो रियल फोर्स है, इन दिस केस रियल फोर्स एग्जिस्ट है ना, बराबर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, रियल फोर्स, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है, इमेजिनरी फोर्स, सीडो फोर्स, क्या बोलते हैं, सीडो फोर्स, ये कहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, बस में जब आप बैठे हो और टर्न ले रहे हैं, बराबर है, टर्न ले रहा है तो वी गेट अ, या तो वी ट्राई टू बेंड, बराबर है ना, तो ऐसा लगता है सेंटर में हम लोग गिर जाएंगे, रोड के सेंटर में, राइट, देन वी अपोज आवरसेल्फ, या तो कभी कभी क्या होता है मन में जॉब मिलता है, जैसे बस रेस्ट पे है, सडनली स्टार्ट किया तो एक जग होता है, या सडनली ब्रेक लगाया तो भी एक जग मिलता है, बराबर है ना, ये सब इमेजिनरी फोर्स है, लेकिन अगर सेंटर टुवर्ड्स सेंटर वाला हम बात करेंगे तो टर्न लेने के टाइम पे जो फीलिंग होती है ना, राइट, दैट इज व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब
जैसे एक थ्रेड में पत्थर बांध करके गोल घुमाओ, जब तक गोल घूम रहा है तब तक वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है, टुवर्ड्स सेंटर एक्ट हो रहा है। जिस दिन वो पत्थर उसमें से छूट गया तो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा ना। उसमें कौन सा फोर्स आया, वो अवे फ्रॉम द सेंटर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एग्जिस्ट होता है, रियल, और यहाँ पे सीडो। ये सेकंड डिफरेंस क्लियर हो गया। अभी मुझे बताओ कौन सा फोर्स आपको हेल्प करता है सर्कुलर मोशन बनाने में, सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर है ना। इट हेल्प्स टू मेंटेन सर्कुलर मोशन, और ये वाला फोर्स डज नॉट हेल्प टू मेंटेन सर्कुलर मोशन। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी रियल फोर्स है, न्यूटन्स लॉ किसमें एप्लीकेबल होता है, रियल वाले में। न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल, न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। क्या डिफरेंस इज क्लियर हो गया, एवरीवन अंडरस्टूड? तो ये दो मालूम पड़ गया। थर्ड वाला कौन सा था, हेल्प्स टू मेंटेन, है ना, हेल्प्स टू मेंटेन, यस, सर्कुलर मोशन। और ये वाला पार्ट डज नॉट हेल्प, डज नॉट हेल्प। और कौन सा था, विच वाज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल, करेक्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल, और उसमें नॉट एप्लीकेबल। फटाफट अभी ये डिफरेंसेस लिख दो। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज्यादा उनको टाइम नहीं कंज्यूम करेगा याद रखने के लिए, ठीक है। डेफिनेशन, ये अभी तुम डायग्राम ही मत बनाओ, ये थोड़ी डायग्राम बनाना है, डेफिनेशन लिखो। पहला पॉइंट क्या डेफिनेशन है, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर अलोंग द रेडियस। जल्दी फटाफट पॉइंट लिखो, डेफिनेशन। जरूरी नहीं है कि बोर्ड पे जैसा लिखा है A to Z वैसे ही कॉपी कर, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, तो शुड मेक सेंटेंस ऑफ इट। ऐसे तुम लोगों को तो आदत हो गई है ले लेने का, काम खत्म, कॉपी भी करने का मन नहीं करता, और मैं इतना खराब कर दिया। हाँ, पहला पॉइंट लिखा तुमने, क्या लिखा है वहां पे, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, बराबर है। सेंट्रीफ्यूगल वाले में क्या लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम सेंटर अलोंग द रेडियस। अच्छे से कॉलम विलम बना दो, तुम लोग के लिए 2 बार मैं रिपीट कर रही हूँ। हाँ, तो खुद भी नोट्स भी अच्छे से लिए जाए, लिख लो, और बी अलर्ट। सेकेंड पॉइंट इज अ रियल फोर्स, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज व्हाट, इट इज अ रियल फोर्स, इट इज अ रियल फोर्स। और इसमें क्या लिखेंगे, इट इज अ सीडो, है तो इमेजिनरी। फोर्स और इमेजिनरी फोर्स। थर्ड पॉइंट, it helps to maintain circular motion। घर में जरा लिखने का आदत डालो, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। helps to maintain circular motion, और सेंट्रीफ्यूगल क्या आएगा, does not help to maintain circular motion। वेरी सर, मतलब घर में तो बुक को निकालना तो क्या है, एक पेन भी लिख, एक पेन एक साथ चलता होगा तुम लोग, 1 ईयर ना, कितना बचत किया तुमने, 10 रुपीज सेव, तो दूसरी भी काम है 10 रुपीज।
क्लियर। नेक्स्ट 4 पॉइंट क्या है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल and the other case it is not applicable. मैं अभी तक जो तुम लोगों को करवा रही हूँ ना 11 के पार्ट ऑफकोर्स करना है क्योंकि इसमें भी आएगा वो, इसके बगैर तुम आगे को समझेगा ही नहीं। हाँ अभी जो है अभी तक ध्यान दो फटाफट, और भी 2 फॉर्मूले हैं, उसके बाद में हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर 12th वाला। और इम्पोर्टेंट था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा था, CPA, ये फॉर्मूला लिख लो पहले, डेफिनेशन आया था फिर छोड़ दिया उसको। अच्छा डेरिवेशन आया था, डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट वाला कैलकुलस मेथड। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखो, इसका फॉर्मूला है तुम लोग को, अभी मैं डेरिवेशन तो नहीं यहाँ पे बताने वाली हूँ, सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और प्यारा नाम है रेडियल एक्सेलरेशन। व्हाट डू वी कॉल दैट एज रेडियल एक्सेलरेशन। मतलब क्वेश्चन में कुछ भी आएगा तुम लोग को मालूम होना चाहिए इसके 2 नाम है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या तो फिर हम क्या बोलते हैं इसको रेडियल एक्सेलरेशन। कितने जन को याद है ये टर्म्स, क्या हाथ ऊपर करेंगे, क्या एक ने बोला डेरिवेशन, तो बाकी किसी को नहीं सुना भी है क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सुना है क्या, बहुत सारे लोग हैं। हाँ तो कोई बात नहीं सुना है लेकिन अभी सुन ले, और ये सुनना वाला याद रखना पड़ेगा, हाँ क्योंकि वापस रिपीट नहीं होने वाला बाद में। अच्छा अभी इसको जो है ना फॉर्मूला जो पढ़ा था इसको लिखते ऐसे हैं, CPA, या तो मैंने बोला रेडियल एक्सेलरेशन मतलब AR, समझ में आया, इस तरह से डिनोट करते हैं इसको, AR मतलब रेडियल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला है v²/r। क्या फॉर्मूला है, ये कैसे आया मैडम, ये 11th में पढ़ा था डेरिवेशन, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला तुमने पढ़ा था ω²r, r ω², ऐसा कुछ v²/r। अभी तुम लोग बोलोगे ये आया कैसे, ये मैं बता सकती हूँ ये कैसे आया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना v = r ω, पहले बताया था ना फॉर्मूला। हाँ तो v²/r अगर है तो क्या हो जाएगा, r² ω²/r, ये r कैंसल, तो क्या मिला r ω²। समझा अभी कैसे आया, मान पड़ा। हाँ तो CPA का फॉर्मूला 2 याद रहेगा अभी, और एक फॉर्मूला बनेगा v ω, फॉर्मूला कौन सा है, v ω। अभी ये कैसे आया मान पड़ेगा, यहां से कैसे मिलेगा बोलो, v/r इंटू v, मीनिंग एक ही है, v/r क्या है ओमेगा, समझा अभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूले का लिस्ट तो एकदम बाय हार्ट होना चाहिए, समझ में आया, फटाफट लिखो फॉर्मूला। CPA सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, CPA का मतलब पिटल मतलब क्या बोला था मैंने, टुवर्ड्स सेंटर, मतलब सेंट्री मतलब सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, इसका मतलब ये है, समझा अभी, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। थोड़ा स्पीड में लिखो रे, बहुत टाइम ले रहे हो। हाँ ये तुम लोग का आदत कैसे है, ए बी, अच्छा ऊपर 2 भी है स्क्वायर, ऐसा लिखोगे तो भारी पड़ेगा। बाद में मैं देती हूँ, हाँ इधर तो ऐसा अगर लिखोगे ना ए मैं फटाफट चेंज करने वाला हूँ, थोड़ा आदत बढ़ जाए। एनीवे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया हमारा। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है,
मास इनटू एक्सेलरेशन, इतना याद है क्या? बेड़ा बांटना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू सीपीए, बराबर है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी व्हाट? m इनटू सीपीए। ये वाला तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। चलो फटाफट बताओ मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम ऐसे लिखते हैं एफ सी पी, समझा? सेंट्रीपिटल फोर्स फटाफट बताना। एम सब में लग जाएगा। सीपीए का पहला फॉर्मूला क्या था? v स्क्वायर अपॉन r, हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या था? बराबर है ना? तो m तो लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r। तीसरा m v ओमेगा, हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड? हाँ, और एक चीज पॉइंट इधर बताना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी सेम फॉर्मूला है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी सेम फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम वेक्टर बोलेंगे, वेक्टर में कैसे लिखते हैं? ये वेक्टर में अगर मैं लिखूं ना सेंट्रीपिटल को, ठीक है, तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर r वेक्टर है, माइनस अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल लिखूं तो ये हो जाएगा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r। अब ये क्वेश्चन तो सबको दिमाग में होगा, ये ऐसा क्यों माइनस इधर प्लस नहीं है? छोड़ दे इधर। इसका मतलब ऐसा है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा है ना, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है ना, और रेडियस किधर है? रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये माइनस है। समझा? अभी सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? अवे कैरी सेम डायरेक्शन, उसके लिए प्लस। अंडरस्टूड मेरी यहाँ पे? तो ये दोनों फॉर्मूले लिखो जल्दी से फटाफट, नोट डाउन फास्ट। तुमको इसका यहाँ से देखने के लिए इजी पड़ता है या यू कैन सिट हियर? अब ये सर्कल नहीं भी बनाया तो भी चलेगा। अभी जो तुम लोग घर में रात को 2-2, 3-3 बजे तक गेम्स खेल के सीरीज देख के सोते थे ना, अभी जरा कम करना उसको। हाँ, नेटफ्लिक्स, मुझे मालूम है सिर्फ नेटफ्लिक्स देखते हो क्या? अभी सोच रहे हैं कि क्या क्या और देखो। कुछ लोग सोचा चलो वैसे दूसरा भी देखना चाहिए, मतलब कंफ्यूजन। हाँ क्या क्या एक कॉपी कर लिया? नहीं, क्यों नहीं? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ऐसे बंद होने वाला है। तुम लोग धीरे धीरे कॉपी करोगे, नहीं चलने वाला है। वेक्टर फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, तो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया। दिखा बुक दिखाओ, नहीं दिखा। तो वी हैव कंप्लीटेड व्हाट आर कांसेप्ट। अभी हम डेरिवेशन शुरू करेंगे, उसके पहले मैं जरा फटाफट थीटा का फॉर्मूला जल्दी बोलो। थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ये ध्यान में रखो, बराबर है? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। दूसरा फॉर्मूला 2 पाई बाय कैपिटल टी, कॉपी करके बोलने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करने के लिए बोल रही हूँ। तीसरा फॉर्मूला 2 पाई एन, बराबर? चौथा फॉर्मूला v बाय आर। अब इज इक्वल टू आर ओमेगा ना, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, अल्फा का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। अल्फा v ओमेगा बाय टी टी। नेक्स्ट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। नेक्स्ट एक ही चीज चार पाई एंड ब्रैकेट n2 माइनस n1 अपॉन t, राइट? देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सीपीए v स्क्वायर बाय r, याद रखो v स्क्वायर बाय r, देन ओमेगा स्क्वायर r t ओमेगा, ये तीनों फॉर्मूला से बाहर रखो। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बोलो mv स्क्वायर बाय r, जल्दी बोलो mv स्क्वायर बाय r। दूसरा m ओमेगा स्क्वायर r। तीसरा mv ओमेगा। ना ध्यान में रखना है, ठीक है? यस, नाउ
डेरिवेशन स्टार्ट्स फॉर 2 मार्क्स, राइट। चलो अभी पहला वाला क्वेश्चन लो। अभी डेरिवेशन स्टार्ट मैं तुम लोगों को क्वेश्चन से बता रही हूँ ताकि मालूम पड़े किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और कैसे उसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। derive an expression for speed of a vehicle. Derive an expression for speed of a vehicle on a horizontal curved road. On a horizontal curved road. 2 marks. Okay. अभी यहाँ पे क्वेश्चन तो समझ में आ रहेगा ना, किसका स्पीड निकालना है, व्हीकल का, बराबर है ना। कौन से रोड पे, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, मालूम है ये टाइप का कर्व रोड। तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड मतलब उसमें ज्यादा कुछ भी काम नहीं किया है, गली वाला रोड, समझे, सीधा जा रहे हैं बाद में टर्न ले लिया। तो जो गली वाला रोड है, बराबर है ना, वहाँ पे स्पीड क्या होता है, बहुत कम होता है ना, मिनिमम स्पीड होता है 20, 30, 40, मैक्सिमम 40 रखते हैं, ठीक है। तो वो रोड पे क्या स्पीड है और क्यों है, उसका अभी हम लोग फॉर्मूला लर्न करेंगे, क्या फॉर्मूला बेस्ड होता है। अच्छा अभी चलो अभी अंडरस्टैंड करते पहले। ये रहा हमारा स्ट्रेट रोड, बाद में यहाँ पे ऐसा टर्निंग ले रहे हैं, कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। यहाँ पे कुछ भी रोड को ऊंचा नीचा नहीं करते ना, नॉर्मल जैसा रोड है वैसा, तो ध्यान देंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे, बिकॉज ये डेरिवेशन मैं कॉपी करने नहीं दूंगी, सबको अपने मन से लिखना है। क्या हुआ, हाँ इधर ध्यान दो, ठीक है। अभी अपना गाड़ी इधर बैठा है, टायर, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अभी गाड़ी है, टायर है और रोड है, तो रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन होता है कि नहीं होता है, नाम सुना है ना। अच्छा चलो सुना है तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है उसका, फॉर्मूला सुना है क्या। अच्छा ऐसा कुछ पढ़ा था कभी भूल से, म्यू एस क्या है, म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका फॉर्मूला है स्टैटिक फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ये फॉर्मूला है। तो 11th में था, तुमने बहुत सारा स्किप किया मुझे मालूम है, टीचर बायड करते हैं तुम लोग काम नहीं करते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, ये एस का मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, बराबर है, ठीक है। अभी मैं ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे आया, तो बहुत समझेगा नहीं तुम लोग को। ये है टेबल, ये है बुक, ठीक है। टेबल के ऊपर बुक रखा है ना, कितना फोर्सेस ऐड कर रहा है, चलो देखते हैं फटाफट। ये है इसका वेट, वेट नीचे ऐड करता है कि ऊपर भी जाता है, कितना मालूम है, बराबर। और ऊपर ये जो टेबल है ना, ऊपर की तरफ फोर्स देता है ना, बराबर है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, इसका जो परपेंडिकुलर है इस सरफेस का परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तुम लोग बैठे हो ना, तुम्हारा वेट नीचे है, ये जो बैठे हो जिससे टेबल पे, वो ऊपर की तरफ फोर्स दे रहा है, इक्वल फोर्स दे रहा है, इसलिए बैठे हो। एक आधा ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ में आया। तो ये हो गया ये वाला पार्ट, फ्रिक्शन। अगर मोशन और यहाँ पे अपोजिट में क्या होता है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अपोज करता है, बराबर है ना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, फॉर्मूला वन पड़ गया। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं रोड पे कैसा होता है, रोड पे क्या क्या फोर्सेस ऐड करेंगे। ये रहा ये mg, बराबर है ना, वेट ऑफ द व्हीकल है, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, बराबर है, ऊपर की तरफ कौन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा अभी ये ऐसे जा रहे हैं ना, तो अभी जब ये ऐसे मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो टर्निंग पे स्पीड हमारा कम है ना, मतलब ज्यादा फ्रिक्शन है कि नहीं, वो फ्रिक्शन उसको क्या प्रोवाइड करता है हमें, मतलब टर्निंग पे, टर्न लेने के टाइम पे हमको कौन सा फोर्स आना चाहिए, क्या
सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए। अगर टर्निंग के टाइम, साइकिल में मालूम है, साइकिल पे जाते हो, टर्न लेने के टाइम पे हम क्या करते हैं, पैर नीचे रख देते हैं या स्लो कर देते हैं, बराबर है ना। हाँ, स्लो करते हो तो क्यों स्लो करते हो, क्योंकि उसको प्रॉपर सेंट्रीपिटल स्पीड में लेके जाए गिरेगा ना, क्योंकि उसको प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला, तो देना पड़ेगा। कैसे देंगे, हम फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, मतलब स्लो लेके जाते हैं, मतलब फ्रिक्शन किधर ऐड करेगा, इस तरफ, बराबर है ना। और टर्निंग की तरफ ये फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर है ना। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला क्या है, mv² अपॉन r, समझ में आया। कौन किसको बैलेंस कर रहा है मालूम पड़ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर है। ज्यादा फ्रिक्शन देंगे तो रुक जाएगा, तुमको भी नहीं करेगा, बराबर है ना। कम फ्रिक्शन देंगे तो मे भी बैलेंस बिगड़ सकता है, प्रॉपर वो बैलेंस होना चाहिए। हो गया, बस इधर अपना काम खत्म, समझ में आया। डेरिवेशन इज वेरी वेरी सिंपल। क्या क्या इक्वल है बताओ मुझे, n इज इक्वल टू व्हाट, Fs इज इक्वल टू mv² अपॉन r, क्लियर, n इज इक्वल टू mg, बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये 2। फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड, मतलब v निकालना है ना हमको, क्या निकालना है, v, बराबर है। क्या करेंगे, डिवाइड, किसको किससे डिवाइड करूं, 1/2 डिवाइड करो। अभी वाला डिवाइड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड। मैं ये पहला लिख लेती हूँ, राइट वाला चलेगा, समझा कि नहीं समझा। इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, Fs अपॉन n, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, क्या हुआ, mm, इसको क्या बोलते हैं, म्यूएस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमारा फॉर्मूला भी क्या बना देखो, हाँ अभी यहाँ से बताओ क्या मिलेगा, v² अपॉन r नीचे आएगा ना, अपॉन rg इज इक्वल टू म्यू एस, सो नो, तो v² क्या मिला बोलो, हाँ म्यू एस rg, करेक्ट, म्यू एस rg, तो v इज इक्वल टू क्या मिला, रूट ऑफ म्यू एस rg, यस, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, बराबर है, on a horizontal curved road. Understood everyone? This is the maximum speed on a horizontal curved road. फॉर्मूला समझ में आया, इजी है डेरिवेशन, 2 मार्क्स के लिए। तुम लोग को मालूम पड़ना चाहिए कौन किसको बैलेंस कर रहा है। ये फोर्सेस तो क्लियर है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या प्रॉपर देगा उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, टर्निंग के टाइम पे, हाँ नॉर्मल में जरूरत नहीं है, समझ में आया, ऑन टर्निंग, क्लियर। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, अभी पहला मैं सेंटेंस बताती हूँ लिखना क्या है। कंसिडर अ व्हीकल, कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, consider a vehicle of mass m moving with velocity v on a horizontal curved road of radius r, on a horizontal curved road of radius r, clear। फिर डायग्राम क्या था, फटाफट जल्दी बनाओ, जल्दी। डायग्राम में क्या था हमारा, ऐसा स्ट्रेट रोड और ये रहा टर्न रोड, बराबर है ना, कर्व। जल्दी फटाफट, अब इसमें क्या क्या फोर्सेस है तुम लोगों को बनाना है, फोर्सेस बराबर से बनाओ और स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कोई टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं चलेगा। तुम लोग का स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाओगे, ये हो जाएगा और ये वाला पार्ट, बराबर है। राइट दी फोर्सेस क्या है इसका, कौन सा किधर फोर्स आएगा उसमें समझ में आया कि नहीं आया, हाँ ये मेन अंडरस्टैंड कर लो, ये mg ऊपर वाला n, ये वाला
ये आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r, बराबर। डेरिवेशन करो आगे, क्या है स्टेप में, इक्वल कर दो फटाफट, जल्दी फाइंड आउट करो। लोग जब खुद से लिखते हो ना, मतलब यू थिंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी इक्वल करो, क्या किसको किससे इक्वल करोगे तुम लोग, इसको दिखा दो भाई, सोच रही है ना, कॉपी करने का आदत हो गया। अरे यहाँ पे इक्वल दिया है, इक्वल करना है, उतना भी टाइम लग रहा है तुम लोगों को सोचने के लिए। आया किसी को फॉर्मूला? एक तो आ गया ये फॉर्मूला, जो हो गया इक्वेशन नंबर 1। दोनों को इक्वल करने के लिए, डिवाइड करने के लिए बोला, वो भी साइंटिस्ट लग रहा है तुम लोगों को, बहुत बड़ा काम दे रहे हैं। हाँ, डिवाइड 1 and 2। मैंने राइट हैंड साइड को पहले लिख दिया यहाँ पे, लिखा। हाँ, फिर एफ एस अपॉन एन याद रहेगा क्या है, म्यू एस। म्यू एस का मीनिंग लिख लो। व्हाट इज म्यू एस मीनिंग? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम म्यू एस लिखेंगे। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो, बराबर हो गया सबका लिख के, वेरी गुड। v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी, बराबर। तो मैक्सिमम स्पीड क्या आ जाएगा, मैक्सिमम स्पीड बोलो, ऑप्टिमम स्पीड बोलो, ठीक है, रूट ऑफ म्यू एस आर जी, बराबर है ना, ये मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। डन, ये वाला 2 मार्क्स का पार्ट कंप्लीट। अभी नेक्स्ट, अभी सब टाइप का कर्व रोड हमें पढ़ने वाला है। एक तो हो गया गली वाला रोड, अभी हम लोग पढ़ेंगे रेसिंग वाला रोड। कार रेसिंग देखा है कि नहीं देखा है? रोड देखा है कैसा होता है, बहुत मस्त है ना, एकदम एकदम क्लीन झकास। क्या स्पीड होती है गाड़ी की उसमें? अरे 200-250। हाँ, उधर तो पहुंचा रही है अभी तक, बराबर। 250 का स्पीड। कार रेसिंग देखा है ना तुमने? अच्छा, रोड देखा है कैसे होता है, ऐसे थोड़ा सा ऊंचा होता है, नोट किया कि नहीं है, तो सर्कल में ये जो पार्ट है ना, देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा, रोड किधर है? हाँ, ठीक है। तो ये जो रोड है ना, इस टाइप में होता है, मतलब इनर एज इज एट लोअर लेवल, आउटर एज इज एट हायर लेवल, इस तरह का रोड बनता है। इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं इसको? बैंकिंग ऑफ रोड। ये नया चीज। तो सेकंड वाला हम लोग देखेंगे, कौन से टाइप का रोड? बैंकिंग ऑफ अ रोड, ठीक है। हाँ, ये जीरो बैंकिंग ऑफ रॉबरी। कोई बात नहीं है, वही कर ले, 15 साल जेल में रहने का। अटेंडेंस शीट मैंने अभी तक नहीं करवाया, याद दिलाना जरा, तुम्हारा ऐसी है। अच्छा, बैंकिंग ऑफ अ रोड, अगेन बैंकिंग ऑफ अ रोड मीनिंग रोड इज सेड टू बी बैंक। कब बोलते हैं इसको बैंक? व्हेन इनर एज इज एट लोअर लेवल, आउटर एज इज एट हायर लेवल, बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। क्योंकि रेसिंग ऑफ कार वाला जो रोड होता है, वहां पे फ्रिक्शन नहीं होता, बराबर है ना, इतना स्पीड में जा रहा है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। और फ्रिक्शन नहीं है तो सेंट्रीपिटल देगा कौन टर्न में? ये बैंकिंग देता है। समझ में आया? दो चीज मैंने बता दिया, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाई इज इट नेसेसरी, व्हाई इज इट नेसेसरी? प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं तो ऐसा टॉपल हो जाएगा। समझ में आया? प्रॉपर वो स्पीड, मालूम है ना, कोई कोई गाड़ी रेसिंग होता है कार में, क्या टॉपल भी होती है ना? क्यों होती है? क्योंकि वो स्पीड जो होना चाहिए मैक्सिमम, उसे कम या बहुत ज्यादा, कुछ तो गड़बड़ किया,
कम करेगा तो हार जाएगा रेस में, ज्यादा किया तो टॉपर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो उसका स्पीड उसके हिसाब से बनाते हैं मैक्सिमम, बैलेंसिंग वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वहाँ पे। रेसिंग मतलब कार में मालूम पड़ा, उन लोग का पोजीशन जो डिफरेंट होता है, एकदम हेवी कपड़ा डालते हैं वेट फील करवाने के लिए, वो सारा फैक्टर्स उसमें होता है। बट एनीवेज, तो बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में पढ़ते हैं। तो दो कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड। व्हेन inner edge of the road is at lower level, outer edge is at higher level. बराबर है? ये इनर एज है ना, दिस इज इनर, ये है इनर एज है, और ये वाला है आउटर एज। आउटर एज इज एट हायर लेवल, inner edge is at lower level. Then the road is said to be bad. Why is it necessary? Provide centripetal force. है ना? Provide necessary centripetal force. तो जाएगी गाड़ी तो जरूरत ही नहीं है, फ्रिक्शन वैसे दे रहे हैं उसको। तो व्हीकल बहुत स्पीड में है, उनके लिए वो रोड पे बैंकिंग नेसेसरी है। इसीलिए तुमने हाईवे पे भी देखा होगा, ये देखा है रोड पे खड़े हो जाए, हर रोड पे जहाँ पे भी टर्निंग होता है, फ्लाईओवर बहुत जगह पे, जरा ध्यान देना जगह पे, तो जब देखोगे तो वहाँ पे टर्निंग पे थोड़ा रोड बैंकिंग होता है। समझ में आया? कुछ कुछ अपने जैसे इंजीनियर्स लोग हैं जिन्होंने रेती से मिटा करके ऊंचा कर दिया, बाकी एक्सीडेंट, तो वो भी चीज होती है। इसलिए कोई कोई जगह पे मालूम है टर्निंग प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पे होते हैं स्लो लेके जाने, क्योंकि अभी रोड तो बन गया है, नहीं हो सकता है उसका। You understand that? Anyways, बैंकिंग ऑफ रोड का पार्ट समझ में आया? क्वेश्चन लिखो, व्हाट, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा उसका डेरिवेशन भी है। व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड एंड व्हाई इज इट, व्हाट इज, व्हाई इज इट नेसेसरी, व्हाई इज इट नेसेसरी। ये 1 मार्क के लिए तुम लोग एक्सप्लेनेशन है। आगे भी लिखो, ऑल्सो डिराइव ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। ऑल्सो डिराइव ऑप्टिमम स्पीड ऑफ व्हीकल, ऑल्सो डिराइव ऑप्टिमम स्पीड ऑफ व्हीकल। कौन से रोड पे? बैंकिंग ऑफ रोड, बराबर है। अभी फटाफट इसका आंसर लिख लो, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, व्हेन, आंसर भी लिखो फटाफट जल्दी, व्हेन इनर एज ऑफ द रोड is at lower level, when inner edge of the road is at lower level। नाम लिख करके अभी बात कर, when inner edge of the road is at lower level and outer edge of the road is at higher level, outer edge of the road is at higher level। Clear हुआ? Then the road is said to be bank, then the road is said to be bank। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उसमें, व्हाई इज इट नेसेसरी, बराबर है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल ऑन अ कर्व्ड रोड, और फास्ट मूविंग व्हीकल fast moving vehicle on a curved road, necessary centripetal force is provided by centripetal force is provided by whom? कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैंकिंग और रोड, प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग, है ना।
बाय बैंकिंग ऑफ अंडरस्टूड द कंसेप्ट हियर। अभी हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। ओके, एक बार अगर तुम लोग को फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ व्हीकल समझ में आया ना तो डेरिवेशन बहुत बहुत इजी लगेगा। तो अभी बैंकिंग ऑफ रोड देखते हैं। पहले जो है रोड ऐसा स्ट्रेट हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर ऊंचा किया बैंकिंग लगाया तो रोड तो इस तरह हो जाएगा, बराबर है, इंक्लाइंड हो जाएगा ना थोड़ा सा। ये देखो ये है ये वाला पार्ट, बराबर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? अभी अंडरस्टूड? हाँ, तो ये इसको बोलेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ बैंकिंग। मतलब तुमको कितना ऊंचा करने का वो तो भी कैलकुलेशन होगा कि ऐसे जो मर्जी आया करेंगे, समझ में आया? उसका भी कैलकुलेशन होता है कि ये मालूम है हाईवेज पे ऊपर लगाया रहता है 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम लोग कभी फॉलो नहीं करते हैं। हम 120 पे भी जाते हैं, एक दो कूड़ा देते हैं, फिर बोलते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। हाँ, समझ में आया? तो ये पार्ट क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग। जैसे कुछ हमारी इमारती बोलेंगे अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, समझ में आया? ठीक है। और अपना अभी गाड़ी किधर है भाई? पहले इधर है रोड पे है बैंकिंग पहले इधर होना चाहिए था, अभी ऐसा है। तो हमारा व्हीकल विल बी समवॉट लाइक दिस, बराबर? ठीक है, ये सेंटर वाला पार्ट हो गया ना, टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन होगा, बराबर है कि नहीं? अभी फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ अभी वेट किधर एक्ट करेगा? नीचे। तो ये यहाँ पे अभी ध्यान से पहले डायग्राम देखो, कुछ और का मतलब। ये पार्ट आ गया अपना वेट ऑफ द बॉडी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होता है। नॉर्मल मतलब क्या था? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस ऐसा है ना, परपेंडिकुलर ऐसा होगा ना, ऐसा था तो ऊपर था, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, क्लियर हुआ? तो हमारा सब परपेंडिकुलर विल बी लाइक दिस। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, अंडरस्टूड? बट पहले होना कैसे चाहिए था? ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? इसका कंपोनेंट हमारा कैसा हो जाएगा? ये पार्ट ऐसे, दीज आर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट मतलब समझना है क्या? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऐसा कुछ था। हाँ, तो अभी एक्चुअली नॉर्मल पहले ऐसे होना चाहिए था स्ट्रेट रोड पे, लेकिन अभी ऐसा हो गया, मतलब ये एंगल हुआ ना, एंगल थीटा, थीटा भी एंगल ऑफ बैंकिंग ही होगा, क्योंकि रोड को हमने ऐसा कर दिया हमारा व्हीकल पे फोर्सेस पे अलग हो जाएगा चेंज, ये थीटा होगा। थीटा से अटैच वाला वेक्टर क्या होता है? कॉस। मैं क्या लिखूंगी इधर? एन कॉस थीटा। आर यू गेटिंग इट? एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? और ये कंपोनेंट क्या होगा? एन साइन थीटा। आर यू गेटिंग इट? तो इसमें से मुझे बताओ कौन किसको बैलेंस कर रहा है? हाँ चलो अभी बताओ, यहाँ पे n cos थीटा इज इक्वल टू mg, यस और नो? वेरी गुड। अच्छा ये n sin थीटा क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। आर यू गेटिंग इट? एवरीवन अंडरस्टूड? ये n sin थीटा क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये किसको बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर है कि नहीं? और इस तरफ कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल। हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इट इक्वल्स सेंट्रीपिटल या बैलेंसेस सेंट्रीपिटल। दोनों का तो फॉर्मूला एक ही है ना। क्या है फॉर्मूला? mv²/r। मैं अभी इधर क्या लिखूं? इक्वल टू mv²/r। आर यू गेटिंग इट? यस, सो इट इज mv²/r। ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फाइंड आउट क्या करना है? स्पीड, बराबर है, तो किसको किससे डिवाइड करूं? 2/1, क्योंकि स्पीड ऊपर होना चाहिए ना, तो 2/1, बराबर। तो अभी पहले राइट हैंड साइड लिख लेते, पहले राइट हैंड साइड में पहले लिख लेती हूँ, तो क्या आएगा बोलो? mv²/r अपॉन mg इक्वल टू n sin थीटा अपॉन n cos थीटा। करेक्ट? कौन सा कैंसिल होगा इसमें? n कैंसिल, m कैंसिल। करेक्ट? क्या बचा यहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड बोलो क्या बचा?
बराबर है। व्हाट इज वी स्क्वायर, बराबर है ना आर जी tan थीटा। So what is maximum speed then? Root of RG हो गया। This is the answer। समझा अभी? देखो तुम लोग, मैंने बताया अगर कोड से समझ में आया डेरिवेशन कुछ भी नहीं, जस्ट इक्वल करना है। Got it? और अच्छा एक चीज और ध्यान में रखो, जब तुम लोग डायग्राम बनाते हो पहले तो स्केल से इंपॉर्टेंट है बनाना, एंड ये जो लाइन है इसका पैरेलल दिखना चाहिए स्ट्रेट रोड के, समझ में आया? और ये स्ट्रेट फैक्टर। चलो विद डायग्राम ये अगेन, इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने देती हूँ, बैंकिंग वाला दे दिया ना, तुम लोगों को डेरिवेशन चालू करना है। पहले डायग्राम बनाओ सब जन। डायग्राम किस टाइप का बनेगा जल्दी? एक एक स्टेप बराबर से बनाना, स्ट्रेट लाइन और फिर इंक्लाइन, और ये रहा थीटा, इतना पार्ट तो पहले कर लो। अगर तुम लोग ये कर्व नहीं भी बनाओगे ना तो भी चलेगा, हाँ नहीं बनेगा, ये जस्ट शो करने के लिए कर्व होगा। हो गया? ये बात नहीं, तो ज्यादा बात कर, काम करो बड़ा। अभी अभी व्हीकल के ऊपर फोर्सेस दिखाना है, बराबर से जरा दिखाओ। ये इंक्लाइंड है ना, तो ध्यान में रखो थोड़ा व्हीकल भी, ठीक है? अभी हम लोग का स्टेप्स के होना चाहिए, स्ट्रेट ऐसे बनाओ, स्ट्रेट लाइन पहले बनाओ। कैसे स्ट्रेट लाइन बनाओगे जरा ध्यान से, ये सेंटर हो गया ना तुम्हारा, स्केल से इसका पैरेलल लाइन बनाओ, समझ में आया? और ये वाला लाइन बनाओ, अरे गेटिंग इट? ये देखो ये पैरेलल होना चाहिए लाइन, नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा? ये बीच वाला, तो ये इजी हो जाएगा, और ये एंगल हो जाएगा थीटा, है ना इजी पार्ट? और क्या क्या फोर्सेस था लिखते जाओ। ये क्या है कंपोनेंट एन cos थीटा, ये कंपोनेंट एन sin थीटा, एम जी किधर है? नीचे डाउनवर्ड, बराबर है ना? ये वाला कौन सा फोर्स हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बाय आर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द सेंटर जो है सेंट्रीफ्यूगल, बराबर? बराबर से अंडरस्टैंड करके बनाओगे तो इजी लगेगा डायग्राम। डेरिवेशन वेरी सिंपल, कंटिन्यू विद दैट, स्टेप्स लिखो फटाफट, इक्वल करो जल्दी से। स्केल जरा लिखा, पेन से ड्रॉ नहीं करता, बुरी आदत है। डेरिवेशन पार्ट क्लियर हो रहा है ना? जल्दी फटाफट। हो गया? आया सबको फाइनल आंसर? वेरी गुड। तो v is equal to what? Root of RT tan theta।
अरे कंसेप्ट हम लोग लर्न करेंगे 2 मार्क्स का। तो आज हमने सिर्फ 2 मार्क्स का डेरिवेशन किया, एक हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, और तीसरा वाला जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे वो है वेल ऑफ डेथ। नहीं कभी नहीं, इसको वेल ऑफ डेथ भी बोलते हैं या तो वॉल ऑफ, ये हाँ सर्कस में बराबर। क्या होता है इसमें घुमाते हैं ना इसे, समझा, मौत का कुआं। तो बाइकर्स जो ऐसे मूव करते हैं ना, मतलब बाइकर्स का फिजिक्स देखो क्या सही है, उनको मालूम है क्या स्पीड में जाना, नहीं तो जाएंगे नीचे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या स्पीड होना चाहिए वो भी हम लोग लर्न करना है। बाइकर्स को तो वो स्पीड प्रैक्टिस से आता है, तुम लोग को भी डेरिवेशन प्रैक्टिस से है, बराबर है। अच्छा ठीक है, अभी वेल ऑफ डेथ फोर्सेस अगर समझ में आया है तो तुम लोग यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करोगे। डेरिवेशन कुछ भी बड़ा बात नहीं है, ओनली थिंग इज दैट यू शुड नो द डायग्राम प्रॉपर्ली। ये पार्ट हो गया से वेल ऑफ डेथ पार्ट में ये ऐसे मूव करें, बराबर है, ठीक है। अभी सपोज यहाँ पे है बाइकर, ये पोजीशन है, यस लास्ट बेंच तो बाइकर। अच्छा अटेंडेंस लिख रहा है, रुकना जरा, मैं कितने के बाद में मुझे ब्रेक लेने का। हाँ क्या बोल रहे, कौन है वो, आती में आई एम कमिंग देयर, ये एक्सप्लेन कर रहे थे, फिर रिजल्ट कोई कर लिया। हाँ अभी इधर पहले ध्यान दो, तो ये जो बाइकर है इसमें क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, लेट अस सी दैट। पहला चीज मुझे बताओ, बाइकर का वेट किधर एक्ट करेगा, नीचे, ये चेंज हो जाएगा इधर, ये नीचे की तरफ एक्ट किया, बराबर है ना, ये हो गया बराबर। नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, कौन देते हैं नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस, सरफेस किसका है, सरफेस किसका है, ये बॉल कैसा जाएगा, ऐसा मतलब किधर, ये टुवर्ड सेंटर है, ये सेंटर है। भाई बोलो सेंटर की तरफ जाएगा कि बाहर की तरफ जाएगा, सेंटर, बराबर, हाँ ऐसा ऐसा नहीं। ये हो गया नॉर्मल, समझ में आया, फोर्स से समझ में आया, ठीक है। अभी मुझे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर ही होता है ना, तो ये भी ऐसा ही रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी ऐसा है। तो ऐसा क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल, बराबर है, समझा। अच्छा अभी फ्रिक्शन कौन दे रहा है इधर, फ्रिक्शन मिलेगा ना उसको, क्योंकि इधर बैंकिंग तो नहीं किया हमने, रोड को ऐसा ऊपर नीचे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं बना, बराबर है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन, बाइक और उसके बीच में फ्रिक्शन है ना, ऐसे सरफेस है, ये बाइकर का टायर है, ये फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा, ऊपर, मुझे इनका हाथ दिखा, ये रहा इधर, ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक क्यों रहेगा, क्योंकि इसको रुकाने के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। हैव यू अंडरस्टूड द फोर्सेस नाउ, तो भी इक्वल, क्या क्या इक्वल है बोलो, हाँ ये फॉर्मूला मालूम है ना, बोलो जल्दी से, mv स्क्वायर अपॉन r। अभी क्या क्या लिखूं इधर, Fs इज इक्वल टू mg, m इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, बराबर है, करेक्ट। अच्छा अभी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था अपना फ्रिक्शन, अपना स्टैटिक फ्रिक्शन का, Fs अपॉन m, तो ये क्या हो जाएगा, USM। मतलब डेथ ऑफ वॉल में ये जो फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, USM। ये कहाँ से मेरा मान पड़ा सबको, ठीक है। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, तो Fs की जगह पे अभी क्या लिखूं मैं, Fs की जगह पे क्या लिखूं, Fs की जगह पे
mg ना, so no, fs is equal to mg है ना, बराबर एस एन इक्वल टू म्यू एस एन की जगह पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा इधर, एम गेट्स कैंसिल, हाँ तो हमारे पीछे छुपा हुआ है, वो उधर भी मैं आ रही वापिस आ रही, आती हूँ धुलाई करो। अच्छा ये पार्ट क्लियर हो गया, हमको निकालना क्या है स्पीड ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मुझे बताओ, ऐसे लिखो v स्क्वायर, ये वाला पार्ट पहले लिखे बराबर है, और ग्रेटर देन इक्वल टू g, ऐसे ये मैंने इधर लिख दिया क्योंकि v को पहले लिखना है, चलेगा ना, साइन वैसे डाल दिया है, अब यहाँ पे v स्क्वायर क्या लिखेंगे बोलो, v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू r ऊपर जाएगा आर जी अपॉन म्यू एस, बराबर, तो finally what are we getting here as v greater than equal to root of rg upon mu s, ये मतलब है मिनिमम वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू, मिनिमम वेलोसिटी इतना होना चाहिए ग्रेटर होना, या तो एग्जैक्ट वेलोसिटी या मिनिमम वेलोसिटी हम लोग ऐसे सकते, वेलोसिटी इतना है v ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब एक्चुअल मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए हमारा, एटलीस्ट इक्वल टू, इतना पार्ट तो आना ही चाहिए, आर जी अपॉन म्यू एस, ये दोनों फॉर्मूला से डायरेक्टली निकालोगे तो ये मिलेगा हमको, डिवाइड कर दोगे ना तो ये आंसर मिल जाएगा, ये कंडीशन क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स बी ऑलवेज लेस देन म्यू एस एन, मतलब नॉर्मल जितना प्रोवाइड कर रहा है वो फोर्स उसके ऊपर से, मतलब वो जो डेथ बॉल डेथ बनेगा वहां पे वो नॉर्मल फोर्सेस कितना दे रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम उतना होना चाहिए, फिर टायर को भी फ्रिक्शन कितना मिलना चाहिए, वो टायर भी डिफरेंट होता है, तो ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीटली बॉल ऑफ डेथ, पॉइंट क्लियर हो गया, चलो अभी मैं शुरू करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाँ अभी अटेंडेंस चालू करो, या तो बेल या तो वॉल, तो भी कोई भी आएगा, वॉल ऑफ डेथ, पहला डायग्राम बनाओ उसके ऊपर फोर्सेस बराबर से बनाओ, वो इंपॉर्टेंट है, फोर्सेस इस पे ड्रॉ करो, एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करो, you have to mention the forces properly, ये है टुवर्ड्स सेंटर है ना, बराबर लिखा है सबने, अभी डेरिवेशन में कैसे लिखेंगे, हाँ इक्वल लिखो फटाफट, क्या क्या है, एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू एम जी, है ना, दूसरा हाँ नॉर्मल रिएक्शन एम बी स्क्वायर बाय आर, ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल, बराबर है, और बैलेंस इसको होता है एंड बैलेंस इज सेंट्रीफ्यूगल एंड टुवर्ड्स इट इज सेंट्रीफ्यूगल, बराबर, अगर तुम लोग को उसमें पार्ट में डिफिकल्टी हो रही है
लेस देन वाले में, तो एक लाइन बाद में लिख सकते हो। कैसे करोगे इसको सॉल्व? पहले मैंने डिवाइड करके सॉल्व कर सकते, डिवाइड करके किया, करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 1/μs, है ना? सी में आएगा ना फिर? तो b स्क्वायर इज इक्वल टू rg/μs। तो b इज इक्वल टू मिनिमम कितना हो जाएगा? √rg/μs। समझ में आया? लेकिन वो कंडीशन लिखना है। कंडीशन क्या था हमारा? क्या होना चाहिए? फ्रिक्शनल स्पीड फोर्स कितना होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू μs n। ये ध्यान में रखने का। इनकेस अगर तुम लोगों को डेरिवेशन में डिफिकल्टी हो रही तो ये कर सकते हो। एंड देन यू कैन रिमेंबर दिस, इट इज व्हाट? लेस देन इक्वल टू व्हाट? μs n। समझ में आया? यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करके तुम लोगों को लेस देन इक्वल टू का फॉर्मूला आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हमको क्या मिलेगा? v ग्रेटर देन इक्वल टू √rg/μs। ये मिल रहा है ना इसको सॉल्व करने के बाद। बट मिनिमम इतना इक्वल होना चाहिए। You understand this part? तो 3 डेरिवेशन हमने किया, which all derivations? Horizontal of road 2 मार्क्स के लिए, banking of road 2 मार्क्स के लिए एंड fall of death 2 मार्क्स। Is that clear? और पूरे डेफिनेशन लिस्ट करें, ठीक है? अभी फटाफट जरा होमवर्क वाला पार्ट। और नेक्स्ट टाइम जो है ना, ये सारा फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और होमवर्क इसमें लिखना है, सेम बुक में नहीं। एक प्रैक्टिस बुक बनाओगे तुम लोग जो कॉमन सबके लिए, सब होमवर्क इसमें हो सकता है। जो भी है वो बुक कंप्लीट करके सबमिट करने का। और यहाँ पे मैडम का सिग्नेचर होगा और लास्ट में टीचर्स भी चेक करेंगे।